good morning everyone. So I'm back with another topic of your class, that is class 12 Indian economics, and the chapter we are studying today is Indian economics on the eve of independence. So आप सभी ने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ा था. व्हाट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स? ये बोल रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़नी है हमें, जो इंडिया की इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस के टाइम रही होगी. ठीक है, तो इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम क्या रही होगी, उसके पहले पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है. इकोनॉमी क्या होती है? हमने पढ़ा था ना कि इकोनॉमिक्स हमारी एक स्टडी होती है जब हमारी जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई भी एक्टिविटी करते हो और जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हो, वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द नीड्स आर अनलिमिटेड. मतलब इन दोनों के बीच का हमको बैलेंस बनाना है. जहाँ पे भी ये बैलेंस आ जाएगा वो एक्टिविटी करने के लिए हम करते हैं इकोनॉमी की स्टडी. अब एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को बोला था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द डेली टर्म्स ऑफ लाइफ. सो एल्फ्रेड मार्शल कौन थे? एल्फ्रेड मार्शल वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और उन्होंने ही हमें बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या क्या होती है. अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमी वी डिराइव production, distribution or economic activity that relate with people and determine the standard of living. मतलब इकोनॉमी से हमें क्या पता चलता है? हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो लोगों से रिलेटेड हो और जिससे हमें उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता चल रहा हो. अब इकोनॉमी कितने तरह की होती है? बेसिकली इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें तो 4 तरह की होती है: बैकवर्ड, stagnant, developing and vibrant. That is backward, stagnant, developing and vibrant. Backward में क्या होता है कि इसमें मेन जो फार्मिंग वगैरह ये जो भी एक्टिविटी हो रही होती है वो सब्सिस्टेंस मोटिव के लिए हो रही होती है, अपने गुजारे के लिए हो रही होती है. उसमें हमारा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं होता कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट जनरेट हो ना हो. हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर होती है ऐसी इकोनॉमी में. बैकवर्ड इकोनॉमी की खासियत यही होती है कि उसमें वो लोग फ्यूचर के बारे में सोच के नहीं चलते. वो ये सोचते हैं कि आज हमारा गुजारा कैसे हो पा रहा है तो वो एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, दैट्स इट. नेक्स्ट आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें एक लंबे टाइम तक स्लो ग्रोथ या फिर नो ग्रोथ हो रही हो. जहाँ जिस भी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है या जो ग्रोथ हो भी रही है बट उसको हम मेजर नहीं कर सकते, इतनी कम है जो बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है, तो वो होती है स्टैग्नेंट इकोनॉमी. नेक्स्ट इज डेवलपिंग इकोनॉमी. एज यू नो इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, राइजिंग लेवल पे काम कर रहे हैं कि हमें अपनी इनकम को कैसे, पर कैपिटा इनकम को कैसे राइज करना है और उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है. कि लाइक कभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, कभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी बैंक में पैसा रख रही हूँ, तो मेरी वही इनकम है बट उसको मैं फ्यूचर के लिए भी सेव करके रख रही हूँ, उसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, उसका जो लेवल है वो राइज होता जा रहा है. यानी कि हम आज के साथ साथ अपने फ्यूचर के बारे में डेवलपमेंट और ग्रोथ लेके चल रहे हो, तो वो होती है डेवलपिंग इकोनॉमी. नेक्स्ट इज सो डेवलपिंग इकोनॉमी में मेन क्या था? पर कैपिटा इनकम की ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत मेन होता है. इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं. द लास्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ इज वाइब्रेंट इकोनॉमी. वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या होती है? वाइब्रेंट इकोनॉमी, यस एग्जैक्टली. वाइब्रेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जब हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम इम्प्रूव करने लग जाएं. अब हम डेवलपिंग कर चुके हैं, हमें पता है कि हम फ्यूचर के लिए कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे उसको फ्यूचर के लिए हम वो रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं. तो अब हमें ये देखना होगा कि हम आज की डेट में भी पैसा डबल कैसे करें, मतलब हम प्रॉफिट कैसे कमाएं. तो प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे मेन है टेक्नोलॉजी के साथ हम भी बढ़े, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े. उसके लिए मतलब मेन क्या होता है वाइब्रेंट इकोनॉमी में कि हम मार्केट का भी ध्यान रखते हुए, प्रॉफिट का ध्यान रखते हुए वो भी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, ना कि सिर्फ आज का सब्सिस्टेंस. ठीक है. सो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी उसे पता करने के लिए हम मेन 6 फैक्टर्स ध्यान में रखेंगे. दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, foreign trade,
demographic profile, occupational structure, and infrastructure. So, for all of these topics, we'll cover one by one. And एग्रीकल्चर का मतलब आपको पता होगा. एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर बेसिकली मीन्स प्राइमरी सोर्स था ये हमारा इकोनॉमी के टाइम काम करने का, जिसमें होती थी फार्मिंग यानी खेती बाड़ी. एग्रीकल्चर में हम अगर इकोनॉमी देखें कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम, तो यू कैन लुक फॉरवर्ड एंड फाइंड आउट दैट द कंडीशन वॉज वेरी पुअर, नॉट दैट गुड. एंड अगर आपने सुना हो, उस टाइम पे चलता था जमींदारी सिस्टम, यानी कि जिसकी ज़मीन होती थी वो तो होता था लैंड वाला, लैंड ओनर, उसको हम कहते थे जमींदार, और उस पर जो काम करने आते थे उसको कहते थे टिलर्स. ठीक है, ये एक ओनर और टिलर का रिलेशनशिप था, और उसमें काम करने वाला जो आता था, टिलर था, उसका पूरी तरह एक्सप्लॉयटेशन करा जाता था कि जितना काम वो करेगा भी नहीं, उससे कम उसको पे मिलती थी, क्योंकि उस टाइम पे चलता था बार्टर सिस्टम. हमारा कोई मॉनेटरी वैल्यू का सिस्टम था ही नहीं जिससे उनकी पे डिसाइड की जा सके फुल एंड फाइनल पहले ही. तो उसकी वजह से उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता था वो बहुत ज़्यादा होता था. दिस इज योर ओनर एंड टिलर रिलेशनशिप. एंड इसी वजह से अगर बाय द वे प्रोडक्टिविटी कम आई एग्रीकल्चर की, तो उस टिलर को उतना भी नहीं मिल पाता था जितना उसने हार्डवर्क किया हो. Another condition of agriculture sector during independence was there was no permanent irrigation facility available to the farmers at that time. एंड जो लैंड होल्डिंग थी, मतलब जो लैंड जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड था वो बहुत अनइवन था, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी भी उसके अकॉर्डिंग आएगी, और इसी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी. ये सब होने के फैक्टर्स क्या क्या थे? एग्रीकल्चर इतना बुरी कंडीशन में क्यों था? एक तो यही हो गया जमींदारी सिस्टम, इसका रीज़न जमींदारी होने की वजह से जो एक्चुअली हार्ड वर्क कर रहे थे उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, एंड इसीलिए वो ग्रोथ जो है, एक अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो उसकी तो ग्रोथ होती जाएगी होती जाएगी, और कोई अगर लैंडलेस लेबर है, उसके पास ज़मीन है ही नहीं, तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? तो दिस वॉज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक of that time. Agriculture sector was thus declining a lot. And second was Mahalwari and Ryotwari system. Mahalwari and Ryotwari system are somewhat like जमींदारी सिस्टम ओनली. इसमें क्या होता था, ये मेनली साउथ के एरिया की साइड, या फिर जैसे छत्तीसगढ़ और एमपी, इस साइड ये ज़्यादा चलते थे. यहाँ पे रियोतवार मतलब जो वो टिलर होता था उसको रियोतवार कहते थे ये लोग. फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन करा, मतलब एक्स्ट्रा टैक्सेस इम्पोज करे एग्रीकल्चर में, और उसको ये कहा कि आप जो क्रॉप्स उगा रहे हो उनको आप पैसों पे बेचो, हमें बेचो, या टैक्स ज़्यादा लगा के बेचो, जिस वजह से एग्रीकल्चर की जो एक इकोनॉमिकल ओवरऑल ग्रोथ थी वो प्रॉपरली नहीं हमें कहीं पता चल पाती इंडिपेंडेंस के टाइम की एक्चुअल ग्रोथ कितनी थी, क्योंकि उस टाइम कमर्शलाइजेशन पे ज़्यादा फोर्स किया गया. एंड द लास्ट वॉज पार्टीशन ऑफ कंट्री. पार्टीशन ऑफ कंट्री एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के डिक्लाइन की वजह से. एग्रीकल्चर को उस टाइम अफेक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि जब पार्टीशन हो रहा था हमारी कंट्री का, तो इस वजह से जो फार्मर्स थे वो फुल्ली फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने ऑक्यूपेशन पे, एंड दस देयर लैंड्स वर नॉट फर्टाइल इनफ एनी मोर कि वो उस क्रॉप को आगे जाके मार्केट में कहीं बेच सकें या कुछ भी. उस टाइम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी बहुत लो चल रही थी, तो इसीलिए एग्रीकल्चर भी उसके साथ साथ ही डाउन चला गया. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर का अगर हम देखें क्या कंडीशन रही होगी इंडिपेंडेंस के टाइम. इंडिपेंडेंस के टाइम कोई एक सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये एक प्रोसीजर किया ब्रिटिशर्स ने. ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू करा कि जो ये इंडस्ट्रीज बनी हुई थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और जितने भी हमारे जो लेबर्स घर पे काम करते थे, छोटे छोटे लेबर, स्मॉल लेबरर्स काम करते थे, उनका वर्क छीना गया. क्यों, कैसे छीना गया? एक तो उन्होंने क्या करा, पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया कि बड़ी बड़ी कंपनियां खोलो, ब्रिटिशर्स आके यहाँ कंपनियां लगाएंगी, या मशीन के बनाए हुए प्रोडक्ट्स बेचने चालू कर दिए, जिससे मशीन के प्रोडक्ट बनते थे वो बहुत जल्दी बनते थे, सस्ते बिकते थे, तो हैंडीक्राफ्ट जो था वो कम होने लगा. नेक्स्ट वॉज
रेलवे आ गई थी, तो रेलवे की वजह से एक फ़ायदा तो हुआ हैंडीक्राफ्ट वालों को कि वो अपने प्रोडक्ट्स दूसरे स्टेट में पहुंचा सकते थे, बट रेलवे आने की ही वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो यानी कि दूसरी कंट्री का अगर कोई सस्ता माल आ रहा है इंडिया में, तो वो पहले बिकेगा, फिर हमारी कंट्री का जो महंगी चीज़ बन रही है वो कौन खरीदेगा, इस वजह से वो डीके होना स्टार्ट हो गया। देन अनदर पॉइंट वाज कि इन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज लगा दी, और जो इकोनॉमिक वेल्थ थी इंडिया की वो ये धीरे धीरे डीके करने लग गए। नेक्स्ट वाज मॉडर्न इंडस्ट्री की ब्लीक ग्रोथ हुई। मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री इन्होंने लगाई, तो कैपिटल गुड्स इन्होंने लगाए इंडस्ट्री में, बट वो एक इतनी कम ग्रोथ थी कि जिसको मतलब माने ना माने वो एक इक्वल चीज हो जाएगी। मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या क्या आता था, मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या क्या आता था? मॉडर्न इंडस्ट्री में आती थी एक तो हमारी टेक्सटाइल मिल्स। टेक्सटाइल मिल्स का इन्होंने क्या किया था कि एक तो बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने बताया आपको हैवी इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, तो टेक्सटाइल मिल वगैरह जैसे लगने लगी। अब जो ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे थे उनका तो काम चौपट हो ही रहा था, और हैवी इंडस्ट्री की वजह से जैसे टाटा वगैरह उस टाइम पे ये डेवलप हुए, तो इसकी वजह से एक जगह तो बहुत ज़्यादा फोकस हो गया कि मतलब हैवी इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स जो बड़े बड़ी चीज़ें हैं उस पर तो ये लोग फोकस कर रहे थे, बट वहीं कहीं स्मॉल लेबर छुपता चला गया, उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। एंड इन्होंने और क्या क्या किया था, और क्या क्या डेवलपमेंट किया था इंडस्ट्री में, किया था ब्रिटिशर्स ने डेफिनेटली। एक तो इन्होंने रेलवेज बनाई इंडस्ट्री में, एक पावर जनरेशन किया, और एक पोर्ट्स बनाने स्टार्ट किए, और एक कम्युनिकेशन। ये चार मेजर चीज़ें थी जो इंडस्ट्री में इन्होंने डेवलप की। एक तो रेलवे, एक पावर जनरेशन, एक पोर्ट्स, और एक कम्युनिकेशन। तो रेलवेज का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ था? सॉरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। सेकेंड इज power generation. Power generation was unequally distributed that time also, and even today we can observe that power distribution is not equally distributed to anybody. तो दैट इज वाई वी के नॉट से कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था ये। इट वॉज जस्ट लाइक एक सर्विस इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करा दिया, बट इट वॉज नॉट इट वॉज नॉट एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट। पोर्ट बनाए गए, पोर्ट मतलब आपको पता होगा जहाँ से शिप्स वगैरह मूव करती हैं वो पोर्ट्स होते हैं। जैसे एरोप्लेन के लिए वो होता है एयरपोर्ट होता है, ऐसी शिप्स के लिए पोर्ट होते हैं। देन द नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ब्रिटिशर्स ने हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप तो किया, बट इट वॉज लाइक उसके ऊपर फोकस करने की वजह से हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक वेल्थ थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गई, क्योंकि हमारे पास एक रिजर्व है, हमारे पास एक पैसा ऑलरेडी था। अब उसको आप एकदम जल्दी जल्दी भारी भारी चीज़ों में लगा दोगे, हैवी इंडस्ट्रीज में लगा दोगे, तो सारे रिजर्व खत्म हो जाएंगे। ये हुआ हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम। द नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड सेक्टर। फॉरेन ट्रेड सेक्टर की क्या सिचुएशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम? फॉरेन ट्रेड मतलब, फॉरेन ट्रेड मतलब कि फॉरेन लेवल पे ट्रेडिंग करना। फॉरेन लेवल पे ट्रेडिंग करना मतलब बाहर वाली कंट्रीज से इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, उनका सामान खरीदना, अपना सामान बेचना, तो ये होता है फॉरेन ट्रेड। उस टाइम पे हमारे क्या हो रहा था कि हम नेट एक्सपोर्टर थे प्राइमरी गुड के, और इम्पोर्टर थे फाइनल गुड्स के। यानी कि हम जो है हमारे रॉ मटेरियल हम बेच रहे थे उनको सस्ते में, और वहाँ से सामान बनवा के उनसे इम्पोर्ट कर रहे थे फाइनल गुड और महंगे में। यानी कि हमारे जो फाइनेंशियल रिजर्व हैं वो एक तरह से डिप्लीट होने स्टार्ट हो गए थे, बट एट द सेम टाइम वी वर नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, एंड हमारे यहाँ प्राइमरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहे थे, तो इसीलिए हमारे पास कहीं ना कहीं एक सरप्लस था। बट दैट सरप्लस, वो सरप्लस केवल जो बना था ट्रेड सरप्लस, वो ब्रिटिशर्स अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सैलरी देने में ही खर्च कर देते थे, उसको पूरी तरह इंडिया पे नहीं लगाया गया। मतलब रिसोर्सेज तो इंडिया की यूज़ हो रही हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट तो इंडिया के यूज़ हो रहे हैं, और वो जा किसके पास रहे हैं? ब्रिटिशर्स की सैलरी में। और क्या हो रहा था फॉरेन ट्रेड में? मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे। मोनोपोली कंट्रोल था मतलब मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड।
कंप्लीटली ब्रिटिशर्स जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, फॉरेन ट्रेड को कैप्चर कर लिया था। जो कॉलोनियल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, उसमें ये था कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो केवल इंडिया और ब्रिटेन में ही रहेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने। ये भी नहीं, ओपन पॉलिसी नहीं थी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी अपना रहे थे वो एक। तो इंडिया के एक्सपोर्ट हम केवल कहाँ से करेंगे, ब्रिटेन से करेंगे, इंपोर्ट किसे करेंगे, सिर्फ हम ब्रिटेन को करेंगे। दिस वॉज वेरी रॉन्ग। इट वॉज लाइक रिस्ट्रिक्शन लगा दी तुमने, एक तरफ तो तुम फॉरेन ट्रेड कर रहे हो और एक तरफ तुम उसे ओपनली नहीं कर रहे हो। तो दिस इज सो बायस्ड, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड दस जो हमारी इकोनॉमिक वेल्थ थी वो धीरे धीरे खराब होने लग गई। The next factor which was determining Indian economic on the eve of independence, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम जब हमारी नेक्स्ट चीज हम देखें अगर, तो वो थी डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता क्या है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल में होता है कि हमारे इंडिया के जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी मतलब जो जो लोग जहाँ रह रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, जो भी हमारे लोगों से मिलके जो एक सिस्टम चल रहा है, उसका प्रोफाइल क्या है। किसी भी चीज़ का प्रोफाइल क्या होता है, जैसे आपकी एफबी प्रोफाइल होती है, तो उसमें आप बनाओ अपना बताओगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, अबाउट, कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो। अब अगर हम डेमोग्राफी की प्रोफाइल बतानी हो, तो उसका डेथ कितनी हो रही है, बर्थ कितनी हो रही है, उसमें लोग कितने साल तक जीते हैं, कब मरते हैं, या कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर। सो एट दैट टाइम इन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस हमारा क्या डेमोग्राफिक प्रोफाइल रहा होगा? उस टाइम ये था डेथ रेट। डेथ रेट क्या होता है? 1000 लोगों पे कितने लोग मरते थे, यानी कि उस टाइम पे 40 लोग हर 1000 लोगों पे मरते थे। ये था हमारा डेथ रेट। बर्थ रेट, बर्थ रेट मतलब न्यू बर्थ कितने हो रहे हैं पर 1000, हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे 1000 पे। डेथ रेट भी, बर्थ रेट भी। तो डेथ रेट था 40, बर्थ रेट 48। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ कितनी है एक पर्सन की, मतलब नॉर्मली इंसान कितने साल जीता है किसी भी नेशन में। एक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? एक तो उसकी पर्सनल हेल्थ, एक उसकी हेल्थ फैसिलिटी क्या क्या मिल पा रही है उसको, और नेशन में कैसे सर्वाइविंग कंडीशंस हैं, और वो लिविंग स्टैंडर्ड क्या क्या है उसके, रहना खाना पीना, उसकी अवेयरनेस, उसको जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, ये सब डिपेंड करता है कि इंसान कब तक जिएगा, कब तक मरेगा। तो उस टाइम पे लोग कितनी जल्दी मर जाते थे, आप बिलीव नहीं करोगे। उस टाइम 44 वॉज द एवरेज लाइफ ऑफ एनी पर्सन, यानी कि 44 साल के बाद उसका जीना ऐसा था कि हाँ, ये तो मर जाएगा। Why was this low? Because there was less healthcare facility, the awareness was very low, and the facilities provided, medical facilities provided were also restricted to certain class of people, जो कि सबको अवेल नहीं हो पाती थी। They were very expensive. The facilities were not provided to one and all. एंड द नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। आज की डेट में देखो तो हर बच्चा पढ़ रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी वे में पढ़ ही रहा है, अपना लेबर वाला भी अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है। बट उस टाइम पे लिटरेसी रेट वॉज सो लो, इट वॉज ऑलमोस्ट 16% इन टोटल, मेल और फीमेल दोनों को मिलाएं तो 16% था, और 7% था फीमेल लिटरेसी। 16% मतलब 100 में से 16 लोग पढ़ते थे टोटल, और गर्ल्स मतलब 100 में से 7 गर्ल्स को पढ़ाया जाता था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सेज दैट कि पैदा होता ही बच्चा, इन्फेंट होता है पैदा होता ही बच्चा, द इनबॉर्न चाइल्ड, तो जो एकदम नया नया बॉर्न हुआ है और वो मर जाए, क्यों मरता है वो? वही कि उसको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, और उसकी पोवर्टी बहुत ज़्यादा है, उसकी हेल्थ केयर नहीं हो पा रही है, उसकी फैमिली कंडीशन बहुत बेकार है, इस वजह से बच्चे की केयर नहीं हो पाएगी तो वो मर जाएगा। उस टाइम पे ये भी बहुत हाई था, ये था 218 पर 1000 चिल्ड्रन डाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब 1000 में से 218 बच्चे मर जाते थे जस्ट बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर केयर, proper medical facility, and there was extreme poverty rate at that time. So this was the reason of high infant mortality rate as well.
देन कम्स लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज की डेट में हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अगेन डिप्लीट हो रहा है बिकॉज रिसेशन आ रहा है, बट एट दैट टाइम ये कई गुना ज़्यादा था। इट वॉज 80 to 90%। जो एक इंसान कमा रहा है उसका 80 to 90% वो बेसिक नीड पे खर्च कर देता था, रोटी खाना कपड़ा, इस चीज़ पे वो खर्च कर देता था अपना 80 to 90%। अगर कोई इंसान 100 पर डे कमा रहा होता था तो वो अपना 80-90 रुपए तो उसके खाने पीने में निकल जाते थे, 10 रुपए बचते थे उसके पास फॉर एनीथिंग एल्स, जस्ट लाइक योर एंटरटेनमेंट और एनीथिंग इंक्लूडिंग फैसिलिटीज और योर लग्जूरियस थिंग्स। आज की डेट में उतने बुरे हालात तो अभी नहीं आए हैं, बट आई होप ना भी आए, होप फॉर द बेस्ट। And it was really low. So the standard of living was like unimaginably low. Then comes lack of public health facility. आज की डेट में हमारे जो ये जिला अस्पताल बने हुए हैं, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, कहने के लिए तो हैं ही। तो जैसे कोविड के इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, अब उस टाइम अगर ये हालात हुए होते, महामारी आई होती, तो इतने हॉस्पिटल ही नहीं थे कि जहाँ पे उनकी केयर की जा सकती। आज की डेट में एटलीस्ट वी हैव पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी कि पब्लिक आए अपना इलाज कराए, और वो एक एक ऐसा उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, प्रॉपर हॉस्पिटल बने हुए हैं जहाँ उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। देन कम्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नहीं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से आप पहले ये और देख लो, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इन्होंने एक चीज़ बताई है हमें कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या चीज़ थी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है मतलब कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ऊपर नीचे होती रहे। अब हम ये जो अपना रेट देख रहे हैं ये सब पर 1000 पे देख रहे हैं, अगर हमारा बेस ही हिल जाए, ये 1000 ही बार बार वो 2000 हो जाए, कभी 3000 हो जाए, कभी 1500 रह जाए, कभी 500 हो जाए, तो हमारा कुछ भी एक बेस सेट नहीं हो पाएगा, बेस ईयर तो हम बना ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कौन सा ईयर था जब बेस ईयर नहीं बन पाया? इट वॉज 1921, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे सब डिवाइड हो रहे थे एंड इधर उधर जो ये डिवीजन चल रहा था, पार्टीशन चल रहा था कंट्री का, उस टाइम पे लोग इधर से उधर हुए, बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग हुई और माइग्रेशन हुआ, जिस वजह से लोगों का टोटल पॉपुलेशन हम गिन नहीं पाए, वो फ्लक्चुएट होती रही, और इसीलिए उस साल हम इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल को मेजर भी नहीं कर पाए। दिस वॉज द ईयर 1921, known as year of great divide. Why it is known as year of great divide? Because we could not measure the size of population because it kept fluctuating. Then comes occupational structure during independence. ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था? ऑक्यूपेशनल मतलब ऑक्यूपेशन आपको पता है, काम करना, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो। उस टाइम पे हमारे काम कौन कौन से होते थे? प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, ब्रीडिंग और एनीथिंग इन्वॉल्व लाइक दैट। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। सेकेंडरी में आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ये होता है सेकेंडरी एक्टिविटी। एंड देन आता है टर्शरी मतलब सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, यानी कि जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उस टाइम पे आप सबको पता होगा कि मोर देन 72% ऑफ द पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हमारी डिपेंडेंसी उस टाइम किस पे थी? प्राइमरी सेक्टर पे हद से ज़्यादा थी। अगर हमारा प्राइमरी डूबता तो पूरी इकोनॉमी डूबती ही डूबती। देन इंडस्ट्री हमारा, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में उस टाइम 9 to 10% लोग इंगेज्ड थे, जो कि एक बहुत इनसिग्निफिकेंट नंबर है। केवल 10% लोग काम कर रहे हैं, मतलब 100 में से 10 लोगों ने एक इंडस्ट्री खोली हुई है, 70 लोग फार्मिंग कर रहे हैं। सारे सब्जी उगाएंगे तो सब्जी खाएगा कौन? सब्जी भाई वो उगा रहे थे, अपने लिए उगा रहे थे, चलो ठीक है माना, बट वो और फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जब वो फैसिलिटी मार्केट में होंगी ही नहीं तो वो अवेल कहाँ से करेंगे? सर्विस प्रोवाइडिंग वाला कोई था ही नहीं, मैन्युफैक्चर कोई कर ही नहीं रहा था, मुश्किल से 10 लोग कर रहे थे, 9 से 10% लोग कर रहे थे। सो दिस वॉज वेरी इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ। एंड द थर्ड पॉइंट विच वी कम अक्रॉस इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ। क्योंकि टर्शरी में बचे कितने? 16-17% मुश्किल से। तो यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन अगर हम एज अ होल देखें, 100 लोग थे, 100 में से 72 एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 9-10 लोग
मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने में लगे पड़े हैं 16-17 लोग। अब उससे क्या इकोनॉमी एक इवन ग्रोथ कर पा रही है, इवन अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है सारे सेक्टर्स की एक आपस में? नहीं हो रही है। तो दिस वाज द मेन रीजन वी हैड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। एंड देन we come to the next and the last indicator of measuring the Indian economy on the eve of independence is infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आपने सुना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, पैसे लग रहे हैं इंफ्रा में। तो इंफ्रा होता क्या है? इंफ्रा इज द इकोनॉमिक चेंज एंड सोशल चेंज विच लीड्स टू फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मतलब हम कभी भी किसी नेशन में या तो इकोनॉमिक चेंज कर रहे हो या सोशल चेंज कर रहे हो जिससे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे या डेवलप करे, तो उस पैसे को, खर्चे को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रा की क्या हालात थे इंडिपेंडेंस के टाइम? इंडिपेंडेंस के टाइम ये हालात थे कि ब्रिटिशर्स ने, मैंने बताया आपको, 4 चीज़ों में मेन इन्वेस्टमेंट की थी विच हेल्प्ड इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया। इट वॉज roads, railway. Roads and railway comes in transportation itself. Then power generation, ports and communication. So these points, you have to remember, these were the basic infrastructure facilities which were provided by British rulers at the time of independence. But what was the main motive behind it? उनका मेन मोटिव क्या था ये सब करने के लिए? उनको कॉलोनियल इंटरेस्ट था, उनका खुद का इंटरेस्ट था कि जब तक ये सारी फैसिलिटी नहीं होंगी तो हम अपने ब्रिटिश तक ये फैसिलिटी कैसे पहुंचा पाएंगे, हम वहाँ काम कैसे करेंगे, हम उन तक ये एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, हम या फिर उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, हम बताएंगे कैसे भाई इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए की, ना कि हमारे इंटरेस्ट के लिए। इतने भले भी नहीं थे ब्रिटिशर्स। सो बट हाँ ठीक है, वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट दे डिड अ लॉट फॉर इंडिया। दे रियली गेव अ गुड स्ट्रक्चर टू इंडिया, कि जिस वजह से आज जहाँ हम स्टैंड कर पा रहे हैं, हमारी मेजर जो फैसिलिटी आज की डेट में भी चल रही हैं, वो सारी ब्रिटिशर्स की ही देन है। By the way, I have no offense on this. This is just my personal opinion, and more is like more judgments are being given. It is still a debatable topic, and we cannot derive on one conclusion anywhere at any point of time. It is still debating. But to come to a conclusion of this chapter, we have positive impact of British Raj. ब्रिटिशर्स के रूल में इंडिया पे क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़े? एक तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत इंप्रूव हुई, पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने हमें पोस्ट एंड टेलीग्राफ से वाकिफ कराया, प्रोविजन दिया इंडिया को, दे गेव अ प्रोविजन ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ टू इंडिया। देन they had a really strong and efficient administrative system which is still prevailing. Like they had that hierarchy of communication and hierarchy of एडमिनिस्ट्रेशन, की पहले एक मेजर होगा, फिर उसके नीचे एक सोल्जर काम करेगा, सोल्जर के नीचे उनकी एक आर्मी होती थी, फिर उसके नीचे लोग आएंगे, उसके नीचे फिर एक पर्सन उनसे कम्युनिकेट करेगा, राजा वजीर, ऐसे ऐसे करके उन्होंने एम्प्रर भी बनाए। एम्प्रर के बाद उन्हें कोई एक टैक्स कलेक्टर भी बनाया जो टैक्स कलेक्ट कर करके उनको देगा। तो दे हैड रियली अ strong and administrative efficiency which is still the base of our administration system. Then comes to political and economic unification. अगर ब्रिटिशर्स ना आए होते तो whether would we would have realized कि we should unify, unite together to stand against and to speak for our rights. अगर वो ना आए होते तो हमें ये कभी realize ना ही होता. So they really provoked us to unify against the political and economic issues. नेक्स्ट कम बार्टर सिस्टम को उन्होंने हटाया, यानी कि उन्होंने एक बैंकिंग सिस्टम ला के दिया, मॉनेटरी सिस्टम हमें ला के दिया। बार्टर सिस्टम मतलब जो गुड्स के बदले गुड्स में एक्सचेंज चलता था, एंड मनी सिस्टम इज लाइक एक्सचेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी, और द बैंकिंग सिस्टम मीन्स द सेम, एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ मनी. So they introduced us
to the banking or monetary system, and which abolished barter system to a whole extent. देन कमर्शलाइजेशन इन एग्रीकल्चर दे इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि उससे पहले द मोटिव ऑफ आर कंट्री एंड द मोटिव ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन आर कंट्री वाज बेसिकली सब्सिस्टेंस, यानी सेल्फ सब्सिस्टेंस, खुद का ही वो देख के चलते थे और उनको मार्केट से कोई मतलब नहीं था, बट दे इंट्रोड्यूस्ड अस टू कमर्शलाइजेशन. So here the chapter first, Indian economy, that is Indian economy on the eve of independence, comes to an end. I would love to hear any doubt in the comment section, and thanks for watching.